हेलो दोस्तों। तो हिंदी व्याकरण से संबंधित इस क्लास में स्वागत है आप सभी का। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। यहाँ पे जितने भी प्रश्न होंगे सभी महत्वपूर्ण रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। और अगर कहीं कुछ दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो इनमें से कंठ ध्वनि है ग। ठीक है, कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ हैं क वर्ग क ख ग घ अंगा। ठीक है, च वर्ग च छ ज झ इय तालु अर्थात तालव्य ध्वनियाँ हैं। ट वर्ग ट ठ ड ढ अण मूर्धा से उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ हैं। त वर्ग त थ द ध न दंत से उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ हैं। ठीक है, प वर्ग प फ ब भ म ओष्ठ से उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ हैं, अर्थात ओठ से उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप क्या कहलाता है? वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप क्या कहलाता है? तो पद कहलाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सार्थक वर्ण या फिर वर्णों के समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब वह पद कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई भी शब्द मतलब अलग से लिखा हुआ है, किसी वाक्य में उसका प्रयोग नहीं है, तो वो शब्द कहलाएगा। परंतु वही सार्थक शब्द जब किसी वाक्य के अंतर्गत आ जाता है, किसी वाक्य में उसे प्रयोग कर लिया जाता है, तो उस समय वह शब्द पद कहलाता है। उस समय उस शब्द को हम पद कहेंगे। जैसे कमीज, कमीज अगर एक शब्द के तौर पर ऐसे ही लिखा है तो वो एक शब्द है, परंतु अगर उसे हम एक वाक्य में ले लेते हैं, यह उसकी कमीज है, तो अब जब वाक्य में कमीज का प्रयोग हमने कर लिया तो कमीज अब एक पद कहलाएगा। इनमें से किस विकल्प में अंतस्थ व्यंजन है? इनमें से किस विकल्प में अंतस्थ व्यंजन है? तो य र ल व ये एक अंतस्थ व्यंजन है। य व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। य व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसके अलावा र लुंठित व्यंजन होता है, ल पार्श्विक व्यंजन होता है। ठीक है, र लुंठित व्यंजन होता है, ल पार्श्विक व्यंजन होता है, और व दंतोष्ठीय व्यंजन होता है। दंतोष्ठी यानी दंत जोड़ ओष्ठ से उच्चारित होने वाला। च छ ज झ तालव्य ध्वनियां है, बताया मैंने पहले भी। त थ द ध दंतीय ध्वनियां है, दंत से उच्चारित होने वाला। प फ ब भ ओष्ठ ध्वनियां है, अर्थात ओठ से उच्चारित होने वाला। क से म तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से म तक के जो वर्ण है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किस में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है? तो चाचा शब्द में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। हिंदी में स्वर वर्ण अ और आ का उच्चारण स्थान क्या होगा? हिंदी में स्वर वर्ण अ और आ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कंठ है। कंठ से उत्पन्न होने वाली ये स्वर ध्वनियां है अ और आ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है? तो इनमें से जो शब्द अविकारी है वह है अचानक। ऐसे शब्द जो वाक्य में लिंग वचन कारक के परिवर्तन होने पर भी कभी परिवर्तित नहीं होते, वो अविकारी शब्द या फिर अव्यय कहलाते हैं। गाय एक जातिवाचक संज्ञा है। तुम्हारा हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हम लोग खुद की बात करते हैं, मैं, हम, हमारा। मध्यम पुरुष में सामने वाले की बात करते हैं, तुम, आप, तुम्हारा। अन्य पुरुष में किसी अन्य की बात करते हैं, जैसे वह, वे, उनका, इस प्रकार। सीता आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब किसी खास व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान की बात करते हैं तो वहां पे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ए तथा ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए तथा ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो कंठ तालव्य ध्वनियां कहलाते हैं, ये कंठ तालव्य ध्वनियां। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है?
पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? तो जब कर्ता एक कार्य समाप्त करके दूसरे कार्य में लग जाता है, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरे कार्य में लगता है तब पहले वाला कार्य पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है उसने नहाकर भोजन किया। यहाँ पे 2 कार्य हो रहे हैं, बाकी किसी में भी 2 कार्य आपको नहीं दिखेंगे। वह धीरे धीरे खा रहा था, एक ही कार्य चल रहा है। उसने मुझे पुस्तक सौंपी, एक बात, एक कार्य। वह शाम को पहुंचेगा, एक ही बात हो रही है यहाँ पे, परंतु यहाँ पे 2 कार्य हो रहे हैं इस वाक्य में। उसने नहाकर भोजन किया, पहले नहाया फिर भोजन किया। तो यहाँ पे जो पहले वाला कार्य है नहाकर, ये आपका हो गया पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द है गवेषणा। गवेषणा स्त्रीलिंग शब्द है, अर्थात गवेषणा का अर्थ होता है खोज। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो भेड़िया स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, यह एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है? चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई पर, चारपाई के बाद जो पर लगा है यहाँ पे कौन सा कारक है? यह कौन सा कारक है? तो यह अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में पर। जिस वाक्य में आपको क्रिया करने के आधार का पता चले वहां पर अधिकरण कारक होता है। अगला प्रश्न है जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है वे कहलाते हैं रूढ़ शब्द, अर्थात इन्हें अगर तोड़ा जाए तो ये निरर्थक हो जाएंगे, इनका कोई भी अर्थ नहीं होगा। जांचकर्ता कैसा शब्द है? तो जांचकर्ता एक संकर शब्द है। ऐसे शब्द जो 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, ऐसे शब्द जो 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे जांचकर्ता जो है यह हिंदी और संस्कृत शब्द से मिलकर बना है। जांचकर्ता हिंदी और संस्कृत शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो संकेतवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो सकता है। निश्चयवाचक सर्वनाम जहाँ पे आपको निश्चितता का बोध हो, अर्थात आपको पता हो, किसी प्रकार का कोई संदेह ना हो मन में, चीजें बिल्कुल क्लियर हो, वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो सकता है। निजवाचक सर्वनाम जैसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो इस प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा इसमें। उसका सब कुछ लुट गया। ठीक है, उसका सब कुछ लुट गया ये हमें पता है, सब कुछ में क्या क्या लुटा है ये नहीं पता, इसलिए ये चीज तो अनिश्चित है। इस प्रकार यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी है, अर्थात अव्यय शब्द है? अभी मैंने बताया जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, लिंग वचन कारक के परिवर्तन होने पर भी। तो यह शब्द है वाह। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह वह लड़की कितना मधुर गाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। उसने कविता पढ़ी होगी वाक्य में कौन सा काल है? उसने कविता पढ़ी होगी इस वाक्य में है संदिग्ध भूतकाल, अर्थात भूतकाल की बात की जा रही है, यहाँ पे बीते हुए समय की बात की जा रही है। वाक्य से इतना तो पता चल रहा है, परंतु फिर भी हम संदेह में है। उसने कविता पढ़ी होगी, ये बात पक्की नहीं है, इसमें संदेह है, शायद ना भी पढ़ी हो। इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल, अर्थात हमें पता तो नहीं कि उसने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, परंतु हमें संदेह है कि शायद उसने कविता पढ़ी होगी। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी में काल निर्धारण में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? हिंदी में काल निर्धारण में क्रिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है, अर्थात क्रिया के आधार पर ही हम काल का निर्धारण करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो गरीबी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, गरीबी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जरूर से बताने की कोशिश कीजिएगा सभी कोई। अगला प्रश्न देखेंगे। वह 1 सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह 1 सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है बाद। बाद क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे चलो, वाक्य में धीरे शब्द चलो क्रिया की विशेषता बता रहा है। जिस प्रकार यहाँ पे आया है जो यह क्रिया है,
तो इस क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, तो बाद। और एक बात है कि क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं ये क्रिया के पहले आते हैं। ज़्यादातर समय क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं ये क्रिया के पहले आते हैं। तो आया जो यहाँ पे क्रिया शब्द है, इसके पहले बाद जो शब्द है यह क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो कष्ट एक पुल्लिंग शब्द है। कष्ट पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। नरेश सो रहा था, नरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है, तो नरेश सो रहा था इस वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है, अर्थात भूतकाल की बात की जा रही है। था से पता चल रहा है कि भूतकाल की बात की जा रही है, परंतु ये पूर्ण भूतकाल नहीं है। पूर्ण भूतकाल यानी कि क्रिया बिल्कुल समाप्त हो चुकी है भूतकाल में, वो भी काफी पहले समाप्त हो चुकी है। आसन्न भूतकाल भी अभी अभी समाप्त हुई है, भूतकाल में ही अभी अभी समाप्त हुई है, चल नहीं रही है, वो समाप्त हो चुकी है, भले ही अभी अभी हुई हो। सामान्य भूतकाल में भी क्रिया समाप्त हो जाती है, परंतु कब हुई, क्रिया के समय का हमें पता नहीं होता है सामान्य भूतकाल में। परंतु अपूर्ण भूतकाल में क्रिया भूतकाल में शुरू हुई थी, शायद अभी तक चली रही हो। ठीक है, इसलिए उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है, आप भला तो जग भला इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है। तो इस वाक्य में है निजवाचक सर्वनाम, अर्थात जब खुद की बात की जा रही हो, ठीक है, मैं अपना काम खुद कर लूंगा या फिर मैं अपने आप चला जाऊंगा, इस प्रकार खुद से कार्य करने की बात हो, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पे निजता का बोध हो, अर्थात यहाँ पे आप का मतलब है आप खुद की बात कर रहे हैं, किसी और से नहीं कर रहे हैं कि आप भला तो जग भला। आप भला यानी अगर हम खुद भले होंगे तो जग भला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे खुद की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है, तो दासत्व एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है, तो सौतेला शब्द विशेषण है। सौतेला भाई, भाई की विशेषता बताया जा रहा है। जबकि यहाँ पे मेजपोश, मिठास, सरलता ये सभी क्या है, संज्ञा है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मजदूर मालिक के यहाँ रहता है। उपर्युक्त वाक्य में, उपर्युक्त वाक्य में यहाँ पे वाक्य की वर्तनी देख लीजिएगा। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित पद क्या है, तो यह एक संबंध सूचक अव्यय है, अर्थात संबंध बता रहा है। जब कोई अव्यय या फिर अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करता है तो वहां पर संबंध सूचक अव्यय होता है। ठीक है, वह कौन सा सर्वनाम है, वह कौन सा सर्वनाम है, तो वह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे वह पुस्तक अच्छी है, वह पुस्तक अच्छी है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, किसी निश्चित एक पुस्तक के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, वह, यह, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किनके आधार पर होता है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है। कविता का मर्म में षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति यानी 8 कारक है ना, कारक के जो 8 भेद होते हैं, तो जो संबंध कारक है, जो छठा कारक है हमारा। ठीक है, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध कारक। ठीक है, और इसके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इस प्रकार। प्रथमा विभक्ति हो गई आपकी कर्ता कारक, तृतीया विभक्ति हो गई करण कारक। ठीक है, तो ये जो है ना कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, इसे ही मतलब प्रथमा, द्वितीया, तृतीया इस प्रकार कहा गया है। तो इस प्रकार जो षष्ठी विभक्ति है वहां पे आपका संबंध कारक हो जाएगा। तो कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति हो गई, षष्ठी विभक्ति, यानी कि यहाँ पे संबंध कारक है। षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
लालटेन कैसा शब्द है? लालटेन कैसा शब्द है? तो लालटेन एक विदेशी भाषा का शब्द है। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को ही विदेशी भाषा कहा जाता है। इनमें अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली शब्द होते हैं, जैसे अस्पताल, डॉक्टर, चश्मा, हलवाई, हॉस्पिटल इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? इनमें से तद्भव शब्द है दूध। दूध एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप हो जाएगा दूध। दुर्लभ एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव हो जाएगा दूल्हा। धान्य एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव हो जाएगा धान। धैर्य एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव हो जाएगा धीरज। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें से तत्सम शब्द है घृणा। घृणा का तद्भव रूप हो जाएगा घिन्न। ठीक है, घृणा का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? घिन्न। बाकी चांद, घोड़ा, घी ये सभी आपके तद्भव शब्द है, और चांद का तत्सम रूप हो जाएगा चंद्र। घोड़ा का तत्सम रूप हो जाएगा घोटक, तथा घी का तत्सम रूप हो जाएगा घृत। अगला प्रश्न देखते हैं, कान्हा शब्द है एक तद्भव। कान्हा एक तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन देशज शब्द है? इनमें से कौन देशज शब्द है? तो खिड़की एक देशज शब्द है। हिंदी में प्रचलित ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कुछ पता नहीं होता, अर्थात कहे तो अपनी सुविधा अनुसार ऐसे शब्द गढ़ लिए जाते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, यही आपके देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे लोटा, चाट, पगड़ी, जूता, हिनहिनाना इत्यादि। अगला प्रश्न देखेंगे, तौलिया किस भाषा का शब्द है? तो तौलिया एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और अगर नहीं अच्छी लगे तो कमेंट करके भी जरूर बताइए। धन्यवाद, चलते हैं फिर अगले क्लास में मिलेंगे।